हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पारस सैनी और मैं आप सभी का हमारे चैनल इजी में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क जॉइंट के फ्रैक्चर के बारे में, यानी कि कोलिस फ्रैक्चर और स्मिथ फ्रैक्चर के बारे में, जिससे हम डिस्टल एंड ऑफ रेडियस फ्रैक्चर भी कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर किसी पर्सन की रिस्ट पर चोट लग जाए और असेसमेंट के बाद एक्सरे की मदद से पता चले कि उसके रिस्ट जॉइंट के पास वाली जो रेडियस बोन है वो फ्रैक्चर हो गई है, तो ऑर्थोपेडिशियन के पास दो ऑप्शन होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। अगर तो फ्रैक्चर बोन अनडिस्प्लेस्ड है, यानी कि बोन अपनी जगह से खिसकी नहीं है, तो प्लास्टर की मदद से उसको ट्रीट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्लास्टर कास्ट से उसको ट्रीट किया जा सकता है, इसमें सर्जरी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फ्रैक्चर बोन डिस्प्लेस्ड हो चुकी है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सर्जरी करनी पड़ती है। इसके लिए स्क्रू और प्लेटिंग के थ्रू बोन को जोड़ा जा सकता है। अगर आपके प्लास्टर कास्ट लगा है या फिर सर्जरी के बाद प्लेटिंग हुई है, तो इन दोनों केसेस के लिए इस वीडियो में बताई गई एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। प्लास्टर के बाद या फिर किसी सर्जरी के बाद जो मैनेजमेंट होता है उसको दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला फेज का नाम है इमोबिलाइजेशन फेज और दूसरे फेज का नाम है मूविलाइजेशन फेज। प्लास्टर कास्ट के बाद मेन फोकस होता है रिस्ट जॉइंट को इमोबिलाइज करने का। वहीं दूसरी तरफ अगर सर्जरी हुई है, प्लेटिंग की गई है, तो प्लेटिंग के बाद भी ड्रेसिंग के टाइम पर कच्चा प्लास्टर यानी कि स्लैब का यूज करते हैं, ताकि उस जॉइंट को यानी कि रिस्ट जॉइंट को इमोबिलाइज किया जा सके। अब बात आती है कि इमोबिलाइज क्यों किया जाता है। तो इमोबिलाइज इसलिए किया जाता है ताकि जो फ्रैक्चर हुआ है वो अच्छे से हील हो जाए। उसकी मूवमेंट नहीं होगी बोन की, तभी वो फ्रैक्चर अच्छे से हील होगा। इमोबिलाइज फेज लगभग 1 से 3 वीक्स के अंदर का होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर और ऑर्थोपेडिशियन के डिसीजन के ऊपर। इमोबिलाइज फेस में हमें रिस्ट जॉइंट की कोई भी मूवमेंट नहीं करनी। बेसिकली हमें इसमें मूवमेंट रोक के रखनी पड़ती है हमारे रिस्ट जॉइंट की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी एल्बो, शोल्डर या फिंगर्स की मूवमेंट नहीं कर सकते। बहुत सारे पेशेंट इसी चीज़ में गलती करते हैं कि वो अपनी फिंगर्स की मूवमेंट को भी रोक लेते हैं, अपनी एल्बो की मूवमेंट भी नहीं करते और शोल्डर की मूवमेंट भी नहीं करते, जिसके कारण क्या होता है उनका शोल्डर फ्रीज हो जाता है, एल्बो की मूवमेंट में दिक्कत आती है और फिंगर्स में भी काफ़ी स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ रिस्ट जॉइंट की मूवमेंट को रोकना। और फिंगर्स की मूवमेंट हम कर सकते हैं, एल्बो की मूवमेंट हम कर सकते हैं और शोल्डर की मूवमेंट भी हम कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखने की हमें सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट रोकनी है रिस्ट जॉइंट की, बाकी जॉइंट्स के हमें मूवमेंट करते रहना। दूसरी गलती जो लोग इस फेस में मोस्टली करते हैं वो होता है आर्म स्लिंग का इस्तेमाल करना। आर्म स्लिंग का इस्तेमाल किया जाता है सपोर्ट के लिए, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके हमारे रिस्ट जॉइंट को। लेकिन लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि वो एल्बो के लेवल पर रखते हैं इसको, नहीं तो नीचे रखते हैं। वो हमें नहीं करना, हमें इसको 70 डिग्री पे रखना है, ताकि हमारा जो रिस्ट जॉइंट है वो एल्बो जॉइंट के लेवल से ऊपर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि स्वेलिंग कम होगी। इसके अलावा अगर आपको फिर भी अपने हाथों में या फिंगर्स में स्वेलिंग देखने को मिलती है तो आप आइसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे स्वेलिंग कम हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है हमारे इमोबिलाइज फेस में। इसके बाद बात करेंगे हम मूविलाइजेशन फेस में, जिसमें हमारा प्लास्टर कास्ट को रिमूव कर दिया जाता है, या फिर अगर सर्जरी हुई है तो हमारी स्लैब यानी कच्चा प्लास्टर को भी रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद हमारा जो मेन फोकस होता है मूविलाइजेशन फेस में वो होता है पेन को रिड्यूस करना और इसके साथ हमारे रिस्ट जॉइंट की रेंज को बढ़ाना यानी कि इंक्रीज करना। और तीसरा हमारा मेन जो गोल होता है वो होता है ग्रिप स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। अब बात करते हैं कि इस फेस में हम कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज आपको क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथ, चाहे अगर लेफ्ट हैंड का फ्रैक्चर हुआ चाहे राइट हैंड का फ्रैक्चर हुआ, दोनों को एक साथ लेके आना है ऐसे, और अपनी एल्बो को ऊपर की तरफ उठाना है कुछ इस तरह से और 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। फिर से इसी तरह करना है आपको और 10 तक काउंट करना है। और ये एक्सरसाइज आपको करनी है 10 बार। और इसी के बिल्कुल उल्टा, जैसे कि इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 10 तक काउंट करना है आपको एंड देन रिलैक्स। इन दोनों एक्सरसाइज से क्या होगा, आपकी रिस्ट जॉइंट की रेंज बढ़ेगी। अगली एक्सरसाइज के लिए आपको यूज करना है एक थेराबैंड का। अगर आपका थेराबैंड नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले आपको एक चेयर पर बैठ जाना है और टेबल के ऊपर आपको अपना फोरआर्म रखना है और आपका जो रिस्ट होगी वो टेबल के एज पे होनी चाहिए। थेराबैंड को अपने पाँव पर ऐसे प्लेस कर लेना है आपको कुछ इस तरह से, और हाथों से थेराबैंड को पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट करनी है ऐसे,
1 2 3 4 5 6। आप अपने दूसरे हाथ से फोर आर्म को सपोर्ट कर सकते ताकि वो अपने पोजीशन पर रहे। क्यों? अच्छा। और इसके बाद इस तरह से 1 2 3 4। आपको अपने हाथ को कुछ इस तरह से पकड़ लेना है, उल्टा करके। पहले सीधा पकड़ा था, अब उल्टा पकड़ लेना है और मूवमेंट करनी है ऊपर की तरफ। इससे आपकी फोर आर्म के मसल्स स्ट्रेंथनिंग होगी। अगली एक्सरसाइज में आपको अपना फ्रैक्चर वाली रिस्ट को टेबल के एजेस पे रखना है और दूसरा हाथ इसके ऊपर रखना है, और इसके बाद आपको अपनी एल्बो को नीचे लेके जाना है। ये भी आपको 10 बार करना है। इससे आपकी रिस्ट जॉइंट की रेंज बढ़ेगी। और यही एक्सरसाइज आप अपने हाथ को सीधा रख के भी कर सकते हैं। सीधा रखा एजेस पे होना चाहिए और एल्बो नीचे लेके जानी है जितनी जा सके। अगली एक्सरसाइज में जैसे मान लीजिए मेरा राइट हैंड जो है वो फ्रैक्चर्ड है, तो मैं उसको अपने टेबल की एजेस पे रखूंगा। रखने के बाद मुझे ग्रेविटी एलिमिनेटिंग रेंज ऑफ मोशन करनी है मेरी रिस्ट जॉइंट की। तो इससे क्या होगा कि ग्रेविटी का असर नहीं पड़ेगा और आराम से मूवमेंट हो जाएगी। ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए मैं अपने फोर आर्म को दूसरे हाथ से पकड़ सकता हूँ। ये काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है। तो भी बात करते हैं कि हाथ की ग्रिप की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। तो ये जो स्माइली बॉल है येलो कलर की, ये काफ़ी कॉमन होती है कि इसको पकड़कर आराम से हमें स्क्वीज़ करना है। इससे हमारे हाथ के मसल जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फिजियो बॉल से ही शुरुआत करें, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस के लिए फिजियो बॉल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो ये आराम से स्क्वीज़ हो जाती है। कंपेयर करें अगर हम इसके साथ, तो इसकी थोड़ी रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो फिजियो बॉल को आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो इसको कुछ इस तरह से आपको स्क्वीज़ करना है अच्छे से। 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे स्क्वीज़ करने के बाद, एंड रिलैक्स। तो ये आपको करते रहनी है एक्सरसाइज आराम से, लेटे लेटे बेड पर भी। ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहेगी आपकी हैंड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। अगली एक्सरसाइज की बात करें तो उसमें आता है हमारे पास हैंड ग्रिपर, जो हम आराम से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो ये भी हमारी हैंड की ग्रिपिंग स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं कितनी हमें स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो स्टार्टिंग में आप कम ही स्ट्रेंथ रखिएगा ताकि आराम से आप मूवमेंट कर सकें। ये भी आप आराम से बेड पे आराम से कर सकते हैं। जितना करेंगे उतना ही आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। ये आपकी पूरी हाथ की फोर आर्म की मसल्स के लिए इफेक्टिव है।